हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आज हम कर रहे हैं अपनी द मुगल एम्पायर, जो कि क्लास 7th का एसएसटी का चैप्टर है। उसमें हम लोग हिंदी वर्जन में इसको कर रहे हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आपका इसका फर्स्ट पार्ट का था। अब इस चैप्टर को हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा रहेगा बिकॉज 2 ही पेज हमारे बचे हुए थे। अब बात करते हैं यहाँ से। ये जहांगीर द्वारा राजा जेम्स प्रथम को भेजे गए उत्तर का एक अंश है। तो जहांगीर ने राजा जेम्स को कुछ आंसर दिया होगा किसी लेटर का, उसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक अंश दिखाया गया है जो उनके पत्र के जवाब में था, जिससे उन्होंने जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वाणिज्यिक एजेंसियाँ, जैसे कारखाने कहा जाता था, उसके लिए स्थल सुरक्षित करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हमें सुरक्षित जगह चाहिए, कारखाने चाहिए। आपके द्वारा भेजा गया प्रेम और मैत्री का ये पत्र तथा मेरे प्रति आपके स्नेह का प्रतीक स्वरूप उपहार मुझे आपके राजदूत सर थॉमस रॉ, जो आपके विश्वसनीय सेवक होने के योग्य हैं, के हाथों प्राप्त हुआ। किससे मिला था जहांगीर को? ये थॉमस रॉ ने दिया था। ठीक है। मैंने अपने राज्य के सभी राज्यों और बंदरगाहों को सामान्य आदेश दिया है कि वे अंग्रेजी राष्ट्र के सभी व्यापारियों को मेरे मित्र की प्रजा के रूप में स्वीकार करें। अब जहांगीर ने बोला कि मैंने अपने सारे राज्यों और जितने भी मेरे बंदरगाह थे उनको सामान्य आदेश दे दिया है कि वे अंग्रेजी राष्ट्र के सभी व्यापारियों को मेरे मित्र की तरह प्रजा में स्वीकार करें। मतलब मैं मान के चले कि ये सब मेरे मित्र हैं, ताकि वे जिस भी स्थान पर रहना चाहें उन्हें पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो देखो किस तरीके से अभी ये अंग्रेज़ों का वेलकम कर रहे हैं, और फिर बाद में अंग्रेज देखो इनको कितना धोखा दे देते हैं। फिर आगे देखते हैं, बिना किसी रोक टोक के वे किसी भी बंदरगाह पर पहुँचे, ना तो पुर्तगाल और ना ही कोई अन्य उन पर हमला करने का साहस कर सकेगा। और जिस भी शहर में वे निवास करेंगे, यानी कि अंग्रेज़ लोग जिस भी शहर में रहना चाहेंगे, मैंने उन अपने सभी राज्यपालों, यानी अपने जितने भी मेरे गवर्नर्स हैं और जितने भी मेरे कैप्टन्स हैं, सभी को ये क्या है, आदेश दिया है कि वे अपने इच्छानुसार बेचने में खरीदने, अपने देश में लाने की स्वतंत्रता मैंने उन्हें दे दी है। मतलब जो चाहे बेचे, जो चाहे खरीदें। तो जहांगीर ने इस तरह से अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे दी थी। जहांगीर की प्रतिक्रिया का लहजा क्या है? आपके पत्र जहांगीर के अंग्रेज़ों के प्रति रवैये को क्या बताता है, और क्या उस समय भारत में मौजूद सभी यूरोपीय शक्तियों के लिए भी यही रवैया था, बाकियों का भी? ये सारे आपके प्रश्न उत्तर वगैरह ये आप देखिएगा। अब मैं शाहजहाँ पे आ जाती हूँ। शाहजहाँ कौन था भाई? देखो, शाहजहाँ जो थे जहांगीर के तीसरे बेटे थे। उनका नाम था राजकुमार खुर्रम। वो 1628 में गद्दी पर बैठे और उन्होंने शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ की उपाधि धारण की थी। मतलब उनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। मेवाड़, कांगड़ा, दक्कन आदि राज्यों में के विरुद्ध सफल सैन्य अभियानों का इन्होंने नेतृत्व किया। शाहजहाँ का शासनकाल जो था वास्तुकला की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता था। मतलब शाहजहाँ के टाइम पे ना बच्चों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे बने थे। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आप देखो ताजमहल भी उसी के टाइम पे बना हुआ है। तो इस तरह से आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा वो टाइम जाना जाता था। 1631 में अपनी पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने उनकी कब्र के लिए ताजमहल बनवाया। ताजमहल आज भी दुनिया के अजूबों में से एक है। शाहजहाँ के समय की वास्तुकला, अगर मैं उस समय का आर्किटेक्चर देखूँ तो उसका विस्तृत अध्ययन हम बाद में किया जाएगा, वो बता रहे हैं। आगे देखो, करो और सीखो। फ्रांसीसी यात्री बार्नियर और टेवनियर, इतावली यात्री निकालाओ मनुची और अंग्रेज़ आगंतुकों ने शाहजहाँ के दरबार में दौरा किया। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको यात्रियों के नाम दिए, जैसे बर्नियर आया, टेवनियर आया, और इटालियन, इतावली मतलब होता है इटालियन जो थे ट्रैवलर, वो भी आए, निकोलाओ मनुची। ये लोग सारे जो थे अंग्रेज़ जो थे, ये सब आए थे शाहजहाँ के टाइम पीरियड में। और उन्होंने अपने शासन के बारे में बहुत सजीव विवरण छोड़ा कि मतलब जब वो आए तो उन्होंने देखा शाहजहाँ के शासनकाल में चीज़ें कैसी हैं, तो उन्होंने काफ़ी कुछ उसके बारे में लिखा। कल्पना कीजिए कि आप यूरोप के किसी सम्राट के दूत हैं। ठीक है, आप ये मान के चलो कि आप कोई ENVOY, इसका मतलब होता है दूत, है ना। जैसे आप कोई उनके बंदे हो, कोई दूत हो, आपको एक मुग़ल सम्राट के दरबार में भेजा गया। आप मुग़ल सम्राट को अपने देश को विशेष रूप से व्यापारिक अधिकार देने के लिए राज़ी करना है आपको अब। ठीक है, तो सम्राट के सामने एक भाषण लिखिए और आप अपने अधिकारों की प्रतिस्पर्धा कर रहे अन्य लोगों के विरुद्ध आपको ना समर्थन पाने के लिए देंगे। इसे कक्षा पढ़ के सुनाइए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पैराग्राफ। आगे चलो। औरंगज़ेब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1658 से लेकर 1707 तक इसका टाइम पीरियड था। शाहजहाँ और मुमताज़ महल के तीसरे पुत्र औरंगज़ेब का जन्म 1618 में हुआ था। औरंगज़ेब का साम्राज्य भारत के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। मतलब भारत में ना इतने बड़े बड़े साम्राज्य थे, उसमें औरंगज़ेब का साम्राज्य जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, हम कह सकते हैं सबसे बड़ा था। लगभग 50 वर्षों के लंबे शासनकाल में औरंगज़ेब लगभग हमेशा किसी न किसी शासक के साथ युद्ध करता रहता। 50 साल तक औरंगज़ेब ने शासन किया और 50 साल तक वो लगभग सबसे
किसी न किसी से युद्ध ही करता रहा उसने अपने शासनकाल का पहला भाग। उत्तरी क्षेत्र और दूसरा भाग दक्कन पे कब्जा यानी साउथ की तरफ कब्जा करने में कोशिश में बिताया। सम्राट के रूप में उन्होंने जो भी विभिन्न नीतियाँ अपनाई वो उनके लिए बहुत विनाशकारी रही। एक ऐसे सम्राट बने जो अपने ही मुगल काल के विनाश का कारण एक तरीके से बन गए वो। और चलिए देखते हैं क्या क्या उन्होंने नीतियाँ अपनाई थी। और लास्ट पेज पे अब हम आ ही गए हैं। धार्मिक नीति क्या थी औरंगज़ेब की? देखो, औरंगज़ेब ने ना पूर्ववर्ती मुगल शासकों द्वारा अपनाई गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बंद कर दिया। औरंगज़ेब के पहले जितने भी मुगल्स आ रहे थे ना, वो लोग बाकी रिलीजन को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे, उसको भी टॉलरेंस कर रहे थे। लेकिन औरंगज़ेब जो था बहुत सख्त टाइप का था, बहुत अजीब था। उसको चाहिए था कि बस सब उसके धर्म को माने और वो किसी भी धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। उसने अकबर के द्वारा जो समाप्त किया था कर, अकबर ने जजिया नाम का कर एक था वो समाप्त किया था। गैर मुस्लिमों के ऊपर ये लगाया जाता था टैक्स, तो उसने वो भी क्या किया, दोबारा से लागू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली, गुजरात, बुरहानपुर में कई विद्रोह हो गए, बहुत रिवॉल्ट हो गए इसके खिलाफ। मराठा, जाट, सतनाम और राजपूत भी उसकी भेदभाव नीति के विरोध में खड़े हुए। राजपूतों को भी उसकी भेदभाव की नीति अच्छी नहीं लगती थी। औरंगज़ेब ने कुछ समय तक राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उनके राज्य पर कब्जा करने लगे, है ना, औरंगज़ेब जो था राजपूतों के राज्य पर जब कब्जा करने लग गया तो उसके खिलाफ युद्ध छेड़ना राजपूतों ने शुरू कर दिया। ऐसी बात है कि आप राजपूतों के यहाँ अगर कब्जा करोगे तो राजपूत भी तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर युद्ध करेंगे ना। उसने राजपूतों की वफादारी और समर्थन खो दिया। अब राजपूत लोग पहले देखो, हमें पता है अकबर के टाइम पीरियड में राजपूतों के साथ बहुत अच्छे संबंध उसने स्थापित किए थे। वहाँ पे शादियाँ भी वो करवा रहा था, है ना, अपने लोगों की राजपूतों में। लेकिन यहाँ क्या होता है, राजपूतों के साथ ये युद्ध कर रहा है औरंगज़ेब। तो ये राजपूत नीति इसकी बड़ी खराब होगी कि राजपूत फिर इसके दुश्मन बन गए। उसने धन, समय और अपने कई सेनापतियों को भी खो दिया इस चक्कर में। अब दक्कन नीति क्या है, डेक्कन नीति क्या है, ये भी पढ़ लेते हैं। औरंगज़ेब ने अपने जीवन और शासनकाल में 26 वर्ष जो थे दक्कन में बिताए थे। एक ऐसा क्षेत्र जिस पर ना तो नियंत्रण कर सकता और ना ही उसे अनदेखा कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों की बढ़ती शक्ति के साथ उसका सीधा टकराव हुआ। मतलब शिवाजी के साथ इसको औरंगज़ेब को डायरेक्ट फाइट करनी पड़ी। औरंगज़ेब ने मराठों के विरुद्ध भी कई युद्ध लड़े। 1681 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा राज्य पर विजय प्राप्त की। हालांकि इन विजयों का भारी उसको कीमत चुकानी पड़ी। औरंगज़ेब को सैनिकों और धन का भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। मतलब मराठों से भी लड़ाई हो रही है, राजपूतों से भी लड़ाई हो रही है, और धर्म जो था उसके हिसाब से भी लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये अपने धर्म के पीछे पड़ा हुआ था, बस अब उसे माने। और बाकी मुगलों ने ये किया था, बाकी धर्मों को भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी थी। अन्यत्र संघर्ष की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर साइड में आसाम, कूच बिहार, पंजाब और काबुल के बीच अफगान और जाट और सतनामियों के विद्रोह और युद्धों के माध्यम से औरंगज़ेब को परेशान करना जारी रहा। ये सब औरंगज़ेब के दुश्मन बन गए। औरंगज़ेब द्वारा नवे सिख गुरु तेग बहादुर जी की भी हत्या की गई थी। तो सिखों ने मुगलों के खिलाफ एकदम कर दिया। सिखों को इस चीज़ ने, आप उनके गुरु को ही मार दोगे तो ऑब्वियसली सिख भी इनके खिलाफ हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों ने औरंगज़ेब के खिलाफ जमकर संघर्ष किया और औरंगज़ेब के बाद किसी भी मुगल शासक ने विशाल मुगल साम्राज्य को एक साथ बनाए रखने की क्षमता थी ही नहीं। इसके बाद जितने भी लीडर्स आए मुगलों के, बहुत कमज़ोर आए। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है। परवर्ती मुगल, जैसा कि हम जाना जाता है, 1857 के शासन ने 1857 तक शासन किया, और जब अंग्रेज़ों ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, बस तब तक ही इन्होंने शासन किया। तो उसके बाद तो फिर मतलब अंग्रेज़ी आ गए थे, हम कह सकते हैं। चलो, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आप इंग्लिश मीडियम के जो आप बच्चे हो, मैं इंग्लिश में आपका वीडियो बनाती हूँ नेक्स्ट।